हेलो। हाँ जी, बच्चा लोग, चलिए आइए देखते हैं और हम लोग को थर्ड पेपर पीटी 3 का डिस्कशन करना है, ठीक है ना? ओके, तो इसके लिए पहला सवाल जो देख रहे हैं हम लोग, ये डायमेंशन का है, ओके? और डायमेंशन में दिया क्या हुआ है, एक है F1 इक्वल टू A sin K1x और F2 इक्वल टू A sin K2x, इसकी वैल्यू दे रखी है और मुझे डायमेंशंस मैच करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि F इज इक्वल टू सम A और यहाँ पे साइन है ना? ओके, साइन तो डायमेंशनलेस होता है, उसको छोड़ दो। ओके, फिर यहाँ पे प्लस बी है। ओके, और यहाँ पे भी साइन या कॉस के डायमेंशंस दिए हुए हैं। इसका सिंपल मतलब है कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो ए के डायमेंशन के इक्वल होगा और फोर्स का डायमेंशन ए किसके इक्वल होगा? बी के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, जो ए का फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2, है ना? ओके, तो ए का तो आर हो गया, ए का क्या हो गया? आर। ए का बनेगा आर। ऐसे ही बी के डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बी कहीं दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ए अगर आर हो गया तो इसका मतलब है कि ये पहला सही हो सकता है और तीसरा सही हो सकता है। ये सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल हो गया, ठीक है? ओके, अब उसके आगे देखो, यहाँ पे K1 के डायमेंशन के बारे में बात की है। K1 इंटू एक्स डायमेंशन लेस होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो K1 का डायमेंशन होगा वो 1 अपॉन एक्स होगा, यानी L-1। L-1 कहाँ पर है? L-1 है S में, यानी कि B का क्या होगा? B का हो जाएगा भाई S, ठीक? और B का S होगा, ये ऐसा कहाँ पर है? ध्यान से देखो, B का S है और थर्ड ऑप्शन में B का P है, इसका मतलब थर्ड भी गलत हो गया। बचे हुए आंसर कौन से हैं आप? फर्स्ट है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके, और उसके बारे में हम लोग को बात करनी है। तो ऐसे समझो कि मेरे पास दिया है, द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन इज वेरीफाइड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, ये बात तो सही है ना? ओके, आप जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, राइट हैंड साइड की डायमेंशन, जितने टर्म्स है सबकी डायमेंशन सेम होती है, ये पहला तो सही है। ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, ये भी बात सही है। आप यूनिट को ही तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं जो कि डायमेंशन आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही सही होगा और आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा कि दोनों सही का क्या मीनिंग है, यहाँ पे केवल ये फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू द लिक्विड, द विस्कस फोर्स या कोई फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, विच इज एक्टिंग ऑन इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो कुछ कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का आपको क्या बताना है? डायमेंशन बताना है। ओके, तो ये बताओ, जो फोर्स है इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यही तो है। ओके, तो मुझे जब उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये फोर्स पर यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी। और जब आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन किसके इक्वल होगा? फोर्स का डायमेंशन होता है ml-t-2 और वेलोसिटी का कितना होगा? L-t-1। और इसको तुम सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m-t-1, कुछ ऐसा सा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि L तो कैंसिल हो जाएगा और ये -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ml0t-1, ml0t-1। क्लियर हुआ इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है? ये भी डायमेंशनल एनालिसिस का प्रॉब्लम है। यहाँ आपको गिवन है v इक्वल टू a बाई टी बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब, और मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। बी के बारे में बात करनी है। ये बताओ, v इक्वल टू किसके इक्वल? हम इन सारे टर्म्स को छोड़ देते हैं, a बाई टी और सी टी क्यूब। a इक्वल टू किसके इक्वल है? बी टी स्क्वायर, यही होगा। ओके, तो b की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी बाई टी स्क्वायर, यही होने वाला है। ओके, और वेलोसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? एल टी-1 मीटर पर सेकंड बाई टी टू। अब ये t ऊपर जाएगा तो L-t-3, इसमें m है नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो m0L-t-3। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वन। आपसे गिवन है कि मेरे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं दैट हैव सेम डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या मीनिंग है इसका? कुछ खास नहीं है, पहले एक काम करो, तुम टॉर्क का लिखो डायमेंशन, और टॉर्क का डायमेंशन किसके इक्वल है? टॉर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, वर्क और एनर्जी जैसा ही इसका होता है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ml2t-2। यहाँ तक तो क्लियर है? ml2t-2। और दूसरा क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू mvr, ये तो सबको पता है। ओके, अब L का जो डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम का, ये किसके इक्वल होगा? m, और v का किसके इक्वल होगा? L-t-1, और r का क्या होता है? L, यही तो होगा। ओके, तो जब ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करने वाले हैं? हम ऐसे लिखेंगे
t-1। ठीक, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है और ये आपका किसका है? टॉर्क का। इन दोनों में कंपेयर करो किसका डायमेंशन सेम है। m और m का डायमेंशन क्या है? सेम। दूसरा L2 भी सेम है, t-1 t-2 मतलब t सेम नहीं है। मतलब मास और लेंथ दो ऐसे क्वांटिटीज है जिनका डायमेंशन क्या है? सेम। मतलब मास और लेंथ। मास और लेंथ आपको कहाँ मिल रहा है? आपको मिल रहा है थर्ड पर। ठीक है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम लोग को बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए कौन सा इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वी और आर। ये आपके सिलेबस का फॉर्मूला है। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, आपको एंगल ऑफ जो एंगल मिलता है tan थीटा वो होता है वी स्क्वायर बाई आर जी। अलग अलग केसेस में ये रिजल्ट आता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये थीटा तो डायमेंशनलेस है ना, है कि नहीं? ओके, तो वी स्क्वायर बाई आर जी का जो टर्म होगा वो क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ये पहला ही सही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो हमसे क्या पूछा है, इफ फोर्स का एक रिलेशन है F इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये गिवन है आपको। ठीक है, ओके, और हमें डायमेंशन ऑफ ए एंड बी निकालना है। एक बात सोचो, F इक्वल टू ए टी है तो A इक्वल टू एफ बाई क्या होगा? टी। एंड B इक्वल टू एफ बाई क्या होगा? टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन लिखो, इसका किसके इक्वल होगा? एम एल टी माइनस टू बाई टी। क्या ये एम एल टी माइनस थ्री हो जाएगा? और ऐसे ही जब तुम B निकालोगे तो b इंटू टी स्क्वायर एफ के इक्वल होगा। इसका सिंपल सा मतलब है एफ बाई हमें क्या करना है? टी स्क्वायर। एक और टी की पावर कम हो जाएगी, यानी ये आएगा एम एल टी माइनस फोर। एम एल टी माइनस फोर, एम एल टी माइनस थ्री। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास? सेकंड हो जाएगा। क्लियर? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है कि सरफेस टेंशन हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, यानी सरफेस टेंशन तो है, उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीज है जिनका डायमेंशन इसके क्या है? बराबर है। तो सरफेस टेंशन की देखो डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है, अगर आपको पता है तो ये के जानते हैं क्या होता है? फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन या कंप्रेशन, एफ बाई एक्स होता है। ओके, इसका जो डायमेंशन होगा, ये भी न्यूटन पर मीटर है, ये भी न्यूटन पर मीटर, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशन भी क्या होंगे? सेम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एक डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है। यानी अरे कुछ करना ही नहीं है भाई, ये तो डायरेक्ट डायमेंशन पूछा है। एक बात सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले सॉल्व करेंगे, आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है? आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। इस आई का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? एल टी टू, यही तो होगा ना? सॉरी, एम इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो एम का हो जाएगा एम मास, ओके, और लेंथ स्क्वायर का L2। तो ML2 हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ML2 कहाँ दिख रहा है? ML2 यहाँ दिख रहा है, ML2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। मतलब दो सही हो सकता है, दो तो गलत हो गया। ओके, यानी निकालना ही पड़ेगा आपको जी का डायमेंशन। अब ये बताओ F इक्वल टू किसके इक्वल होता है? जी निकालना पड़ेगा। देखो GM स्क्वायर बाई क्या होगा? आर स्क्वायर। इसका मतलब जी इक्वल टू किसके इक्वल है? एफ आर स्क्वायर बाई क्या होगा? एम स्क्वायर। ये पक्की बात है। ठीक है, अब इसके डायमेंशन लिखो। एफ का डायमेंशन किसके इक्वल होता है भाई? एम एल टी माइनस टू। ओके, और आर स्क्वायर यानी कि कितना होगा? L2, और नीचे क्या होगा? एम स्क्वायर एम टू। इसको सॉल्व करो तो जी के जो डायमेंशन आएंगे वो कितने आएंगे? एम की पावर क्या होगी? -1। ओके, एल की पावर 3 एंड टी टू द पावर -2। ये है पूरी कहानी। M-1 L 3 T-2। तो अब सोचो ये कौन सा है? M-1 L3 T-2। ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सेकंड वाला तुमने ऑलरेडी मैच कर रखा है। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक्सप्रेशन है जिसमें फोर्स दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा बाई डेंसिटी प्लस बीटा स्क्वायर। और हमें क्या पूछा है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। मुझे अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन निकालनी है, सिंपल सी बात है। एक बात सोचो, बीटा क्यूब ही डेंसिटी है। बीटा क्यूब और डेंसिटी आपस में मैच किए गए हैं, तो बीटा क्यूब का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? डेंसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ML-3। ये हमें याद है, लेकिन ये तो बीटा क्यूब का है, मुझे बीटा का निकालना है। तो बीटा को निकालोगे तो m की पावर 1/3 एंड l टू द पावर -1 ऐसा आ जाएगा। पहले क्यूब रूट ले लिया मैंने, है कि नहीं? ठीक। तो जब तुम बीटा निकाल लिया, अभी अल्फा भी निकालना है।
तो अल्फा का निकालोगे तो ऐसे लिखोगे डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ डेंसिटी प्लस बीटा क्यू। तो जो दो चीजें जोड़ी जाती हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है। डेंसिटी का डायमेंशन और बीटा क्यू का डायमेंशन सेम होगा, डायरेक्टली ऐड करिए तो यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, डेंसिटी। सिंपल। ओके, इसका मतलब अल्फा का जो डायमेंशन है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी है। ओके, और फोर्स का किसके इक्वल होता है, एम एल टी माइनस टू, और डेंसिटी का किसके इक्वल होगा, एल सॉरी एम एल माइनस थ्री, ऐसा कुछ होगा। अब बताओ m इंटू एम किसके इक्वल हो गया, m टू एल माइनस टू एंड t माइनस टू, ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो m टू एल माइनस टू टी माइनस टू, एल माइनस टू टी माइनस टू, ये तो थर्ड आ रहा है। ओके, और उसके आगे देखो क्या ये सही है क्या, एम एल टू, ये आप ये लगा सकते हैं, ये फोर्थ वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान से देख लो। ओके, एम टू एल माइनस टू टी माइनस टू, ये तो फोर्थ सही है, थर्ड में भी सही था, बट ये जब बीटा को मिलाओगे तो एम वन बाई थ्री और एल माइनस वन, तो ये आपका सही हो जाएगा, थर्ड में एम की जगह माइनस वन बाई थ्री, इसलिए वो गलत हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक स्क्रू गेज का प्रॉब्लम है ना। ओके, और यहाँ पे जीरो एरर भी एसोसिएटेड है, ध्यान से देखो, जब ये दोनों जॉज को चिपकाया गया है तो यहाँ पे 5 बन रहा है, इसका मतलब है कि ये जीरो एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। ओके, अब ये नीट के सिलेबस में है कि नहीं है, ये हमेशा से डायलेमा रहा है, तो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में डाल दिया है, अभी इसको तैयार कर लो, ठीक है। ओके, सेफर साइड रहेगा, एनटीए के सिलेबस में पता नहीं अभी है कि नहीं है, अब आगे आएगा तो और मे बी नोटिफिकेशन में देखा जाएगा कि सिलेबस अपडेटेड क्या है, बट अभी के लिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप ना इसका पिच निकालो, पिच जब निकालोगे तो ये बताओ इसके पास एक बार जब आप घुमा रहे हो तो कितना आगे जा रहा है, वो जा रहा है 0.5 mm, ठीक, और इसके नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50 है। तो जो पिच आएगा वो क्या होता है, सॉरी, जो लिस्ट काउंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक। और पिच की क्या वैल्यू है, पिच की वैल्यू है, पिच की वैल्यू है 0.5। ओके, तो आप ऐसे लिख लो 0.5 ऑन 0.5 बाई 50, 0.5 बाई क्या हो जाएगा 50। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व तो छोड़ दिया, ये बताओ इसमें जब जीरो एरर है पहले से, मतलब हमने दोनों जॉब को चिपकाया है तो कुछ ना कुछ रीडिंग दे रही है, मतलब इंस्ट्रूमेंट हमें ज्यादा वैल्यू दे रहा है, स्टूडेंट हमें क्या दे रहा है, ज्यादा वैल्यू, तो उसको बोलेंगे जीरो एरर। पहले निकालेंगे जीरो एरर। अब जीरो एरर किसके इक्वल होगा भाई, जीरो एरर होगा 5, तो ये दे रहा है ना, 5 रीडिंग दे रही है, और 5 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 बाई 50। ओके, इसको सॉल्व करोगे ये शायद 0.1 mm के आसपास आएगा, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसकी मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल जो रीडिंग होती है, जो एक्चुअल रीडिंग कितनी है, तो मेन स्केल रीडिंग को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो ये जीरो लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 2। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 2, और एक डिवीजन किसके बराबर है, 0.5 mm, तो दो डिविजन हुए हैं, और कितने के, 0.5 mm के, क्या ये 1 mm आ जाएगा, ये तो मेन स्केल रीडिंग हो गई, पक्का। ठीक। अब नेक्स्ट हमें लिखना है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग किसके इक्वल होता है, ये होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे दिखेगा बच्चा, ये जो 20 25 30 है, इसका सेंटर पॉइंट है 25, यानी ये रीडिंग किसके इक्वल होगी, 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, एंड लिस्ट काउंट इज 0.5 डिवाइड बाई क्या होगा, 50। ये क्लियर है, 0.5 डिवाइड बाई 50। अब मुझे मेन स्केल रीडिंग मिल गया, सर्कुलर स्केल रीडिंग मिल गया, जीरो एरर मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू जो भी डायमीटर निकालना है उसकी वैल्यू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये तो आना चाहिए था, बट हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत था। इंस्ट्रूमेंट गलत क्यों था, इंस्ट्रूमेंट गलत इसलिए था क्योंकि वो जब जीरो दोनों जॉब को चिपकाए हैं तो आंसर जीरो आना चाहिए था, जीरो तो नहीं आ रहा था, वैल्यू ज्यादा आ रही थी, इसका मतलब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आपको जो ये आपने जीरो एरर जो निकाला है उसको माइनस करेंगे, माइनस जीरो एरर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा, का इतना। ओके, तो जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे आंसर आएगा आपका 1.20, क्योंकि 1.25 आना चाहिए था, ये 0. इस 5 को कम करोगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 20 आपका
शायद आंसर थर्ड हो जाएगा, एक भी कैलकुलेशन आप चेक कर लो, ठीक है? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, इसमें लेंथ दे रखा है, एल और बी दे रखा है, एल प्लस बी निकालना, सिंपल सी बात है, दो चीजों को जोड़ना, सिग्निफिकेंट फिगर का प्रॉब्लम है ना। ओके, तो अगर देखें यहाँ पे तो डेसिमल के बाद यहाँ 3 प्लेसेस है, डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस है। जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो डेसिमल के पास मिनिमम नंबर्स जो होते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर में हमें डेसिमल के बाद एक ही प्लेस होना चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ 1 है, इसका मतलब यही आपका आंसर क्या है, सही है, थर्ड सही है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। एरर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो x है वो m की पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर क्या है, c है। डायमेंशन देने का मतलब है रिलेशन इसी तरीके का होगा, कुछ ऐसा ही। ठीक, अब मुझे x में परसेंटेज एरर बताना है और आपको दे रखा है कि m एंड n कुछ एरर्स दे रखे हैं। m का एरर है अल्फा, l का एरर है बीटा और t का एरर है गामा। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू, पावर में ऐड कर दो, a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस b टाइम्स ऑफ बीटा प्लस c टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, पार्ट बॉडी थ्रोन अपवर्ड विद सम वेलोसिटी एंड रीचेस अप टू हाइट ऑफ 50 मीटर। ओके, अनदर बॉडी विद द डबल मास, देखो भाई मैक्सिमम हाइट का मास से कोई लेना देना नहीं है, ये वेलोसिटी से या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है। थ्रोन विद द डबल इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो ये सोचो मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, है कि नहीं। ओके, और u को अगर आप डबल करते हैं, अगर आप u को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो हाइट 2 का स्क्वायर कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, हाँ या नहीं। ओके, हाइट कितना गुना हो जाएगी, 4 गुनी। तो ये बताओ पहले कितना गया था, 50 मीटर, कितना जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 200 मीटर। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, जी हाँ सेकंड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, देखो, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ है। When constant force act for 4 second, okay, it move with velocity of 2 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी पहले से क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब ये डीएक्सिलरेट हुआ है, फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगी है। okay, हमसे पूछा एक्सिलरेशन प्रोड्यूस की, पहली बात तो नेगेटिव होगा। okay, एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2, इनिशियल कितना था, पहले वो 10 से चल रहा था और इस सब कहानी में टाइम कितना लगा है, 4 सेकंड का। ये बताओ ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपके पास constant force for 4 second on it and it move with velocity of 2 meter per second in opposite direction, the acceleration produced in it is, okay, mass आपके पास 10 kg है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 था और आप, हाँ चलो 2 माइनस, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -8/4। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे तो 2 कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, यहाँ पे 2 कोई ऑप्शन है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो ये डेटा में भी कुछ इनकरेक्ट होगा, इसको देख लेंगे हम लोग बाद में, आगे बढ़ते हैं। चलिए 16, पार्टिकल मूव अलोंग सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी पूछिए, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज वेलोसिटी कुछ खास है नहीं, जब सेमी सर्कुलर पाथ पे चलोगे तो आपको पहले निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स ऑफ किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, उसको टाइम से डिवाइड करना है। देखो 10 मीटर का रेडियस था और ये 5 सेकंड में ट्रैवल किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है कि नहीं। ओके, और रेडियस कितना है 10 मीटर, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, 20 मीटर। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा 20, और आपका टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 सेकंड, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ पहुंचने का 5 सेकंड टाइम लग रहा है। तो जो एवरेज वेलोसिटी की आप बात करेंगे, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या होगा, टाइम, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम होगा दैट इज 20/5। आंसर किसके इक्वल हो जाने वाला है, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट भाई ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, एक कोई पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वीटी ग्राफ, आपको बताना है। ओके, कि कौन सा सही वीटी ग्राफ होगा। तो ऐसे सोचो, पहले एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही होगी और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन बढ़ रही होगी, और यहाँ पे दिया है टी, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो देखो जीरो होने वाली है। ओके, तो ये तो गलत हो गया, इनका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है नहीं। ओके, इनकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये बात तो पक्की है। ओके, अब इन दोनों में सही करना है,
देखो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे केवल बढ़ रहा है, इसलिए ये वाले रिजल्ट क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, और केवल एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, ओके, लाइन सच दैट इसका पोजीशन आपको गिवन है वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड। ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, एक इसके आपको क्या बताने हैं, करेक्ट आंसर बताने कि कौन कौन से सही है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। देखो एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है, सिक्स टी स्क्वायर, सिक्स टी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या होगा, टी क्यूब, 60 स्क्वायर माइनस क्या होगा, टी क्यूब। पहले निकालो वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये कितना आएगा, 12t माइनस 3t स्क्वायर, और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये आएगा 12 माइनस ऑफ 60। ओके, 12 माइनस ऑफ क्या होगा, 60। ये बात तो पक्की है, ये 12 माइनस ऑफ 60। तो देखो t इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे रखोगे तो एक्सेलरेशन आएगा 12। क्या ये पहला आंसर सही है, ये उसके आगे देखो, xt कर्व हैज मैक्सिमा एट 4 सेकंड। xt कर्व का मैक्सिमा का मतलब समझ में आ रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसका मैक्सिमा यानी कि तब होगा जब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और वेलोसिटी को जब तुम जीरो करोगे, है ना, ओके, तो वेलोसिटी जब जीरो होगा, t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू हो जा रही है 4 सेकंड, टी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 सेकंड, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो टी इक्वल टू 4 सेकंड आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है कि नहीं, ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट सही है, आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर 4 होगा। ऐसे सवालों में बच्चा चारों ऑप्शन जरूर पढ़े, ठीक है, ओके, पता चला कि आपने पहले ही लगा दिया और फिर दूसरा छूट गया तो -1 आ जाएंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, इज द पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम, ये तो गलत हो गया ना, पाथ लेंथ तो आपको डिस्टेंस देता है और डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, ये तो पहला गलत हो गया। ओके, इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हाँ ये बात सही है, जनरल मोशन की बात करें, एग्जैक्ट 1D की बात ना करें, तो डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट कम होता है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा, तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक पार्टिकल है और इसका मोशन दे रखा है, और ये दे रखा है एक मोशन की इक्वेशन है u इक्वल टू ए टी, है कि नहीं, ओके, u इक्वल टू किसके इक्वल है, ए टी, यानी कि स्पीड टाइम के साथ बदल रही है, और ये लीनियर बदल रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी a है। तो आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकंड, भाई सिंपल लगा दो ना, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और टी की जगह आप क्या रखोगे, टी की जगह रख दो 4, जब टी की जगह 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8a के इक्वल हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट ऐसा क्यों इक्वेशन लगा पाया, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन याद है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, जिसमें इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, a है, तो मुझे पता चल गया था, इसी वजह से मैंने इक्वेशन लगा दी। ठीक है? देखो इफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन कैसे ट्रैवल कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर, और उसको रेस्ट पे लेके आना है इन 200 मीटर, देन रिटार्डेशन शुड बी इक्वल टू, तो सबसे पहले एक काम करिए, पहले आप इसकी इनिशियल स्पीड निकालिए, 72 है, और ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर का मतलब है आप 5/18 से मल्टीप्लाई करें सो दैट कि ये मीटर पर सेकंड में आए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 18 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये बताओ स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, ये याद है हम लोग को, ओके, तो यहाँ से एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2s, ठीक, अब बताओ यू किसके इक्वल, यू है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस, एस क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस दैट इज 200 मीटर, ठीक, इसको सॉल्व करो, ओके, ये कितना आएगा, ये 10, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर, ओके, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो पार्टिकल है विच मूव अलोंग along with x axis, the position x of the particle with respect to time from the origin is given by x equal to b naught b1t b1t square, acceleration of particle is, okay, अगर हमें एक्सीलरेशन के बारे में बात करना तो एक काम करो, तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल सी बात है, तो तुम पहले x की वैल्यू दे रखी है तो वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, dx by dt,
और जब dx by dt होगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, b1 प्लस 2b2t, यही तो आने वाला है ना, b1 प्लस 2b2t। अब b1 प्लस 2b2t है, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सीलरेशन आएगा, तो b1 कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या आंसर 2b2 के इक्वल होगा? जी हाँ। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। सेकंड नहीं है, फोर्थ है। ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, और इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, मैक्सिमम स्पीड पूछिए। तो देखो ध्यान से, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी ही तो देता है, एटी ग्राफ की एरिया, इसकी एरिया निकालो और ये पूरे जब तक एक्सेलरेशन है तब तक स्पीड बढ़ती होगी, तो सबसे ज्यादा स्पीड कितने टाइम पे होगी? यही 11 सेकंड पर होगा, ठीक है नहीं? ओके, पहले तो तुम इसकी एरिया निकालो। एरिया किसके इक्वल होगा? सर एरिया होगा चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू, और इनिशियल स्पीड 0 है तो फाइनल वेलोसिटी एरिया के ही बराबर हो जाएगी। एरिया ट्रायंगल शेप का है तो हाफ, बेस किसके इक्वल है? 11 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 10। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55 मीटर पर सेकेंड। ये v माइनस यू की वैल्यू है, v माइनस यू कितना है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब फाइनल स्पीड किसके इक्वल है? 55 मीटर पर सेकेंड। और यही आपकी सबसे क्या है? मैक्सिमम है, क्योंकि जब तक एक्सीलरेशन होगा इस वेलोसिटी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी इस ग्राफ के हिसाब से। ओके, चलिए आगे देखो, एक प्रोजेक्टाइल है ना? ओके, और प्रोजेक्टाइल में गिवन क्या है कि भाई एक दो लिस्ट है और इनको हमें इसके हिसाब से सही आंसर सेलेक्ट करना है कि नहीं? ओके, तो हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हालांकि ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है तो कोई बात नहीं। इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट tan थीटा होता है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि tan थीटा किसके इक्वल है? 1। तो ये बताओ 1 तो 45 डिग्री पे आता है tan में। tan एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल का कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 को पाई बाई 4 बोलते हैं, है ना? ठीक, पहले एक काम, एक चीज तो हमने निकाल लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का कितना आया? पाई बाई 4। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि बी का 1 सही है, पहले चेक कर लेते हैं। बी का 1 सही है और केवल एक ही ऑप्शन में सही है, तो कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उससे कंपेयर करके आप यू और बाकी सारी चीजें भी निकाल सकते थे, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जहां तक बात आई तो केवल tan थीटा से काम हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट एक और काम है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, ऐसा दिया हुआ है, अबव द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, द आफ्टर सम टाइम द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी मेक एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ये बहुत ही प्यारा और ऐसे समझो कि बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का। ऐसे मान के चलो प्रोजेक्टाइल है, ओके, और इस प्रोजेक्टाइल में किसी पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पे लॉन्च किया गया, कब? ये कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी और ये एंगल भी थोड़ा सा चेंज होके अल्फा हो जाएगा। जी, और हमें इतना पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है? सेम, जब तक कि एयर रेजिस्टेंस ना आए। ये क्या ये u cos थीटा, u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज v cos अल्फा के क्या होगा? बराबर होगा, हाँ या नहीं? कि जब ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे सब कुछ दे रखा है, स्पीड बतानी है v, तो ये बताओ v किसके इक्वल होगा? u cos थीटा डिवाइड बाय क्या होगा? cos अल्फा, और इनिशियल स्पीड किसके इक्वल थी? 10 मीटर पर सेकंड, 10 इनटू cos थीटा, थीटा कितना था पहले? 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाय 2, और नीचे क्या होगा? cos अल्फा दैट इज 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3 बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल होगा? 10 डिवाइडेड बाय रूट। पक्की बात है इतना? Yes. चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंकी कैन जंप टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? भाई एक बात बताओ, a monkey can jump up to maximum horizontal distance of 20 मीटर, the velocity of monkey, ये बताओ, और रेंज सबसे मैक्सिमम कितना होता है? यू स्क्वायर बाई जी। ये बात समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, तो हमें उसकी स्पीड बतानी है। तो ये बताओ u इक्वल टू, सॉल्व कर लो, अंडर रूट किसके इक्वल हो जाएगा? जी आर, ओके, और g कितना है? 10, और r कितना है? 20, ठीक है, ओके। अ मंकी कैन जंप अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, देन वेलोसिटी ऑफ मंकी इज, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27, देखो भाई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है और 3i प्लस 2j का है ना, ओके, और मुझे पता है स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा।
मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 3 है, तो आपका आंसर भी किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट 28. A projectile shot into air at some angle with the horizontal range of 200 meter. If the time of flight is 5 seconds, okay, horizontal component of velocity of projectile highest point आपको पूछा गया है। देखो, horizontal component of velocity जो है ना, उसे समझो, range आपको दिया है, range किसके इक्वल होता है? horizontal component of velocity multiplied by time of flight, यही तो होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ओके, मुझे horizontal component of velocity अगर निकालना होगा, क्या मैं रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट को डिवाइड कर दूंगा, काम हो जाएगा। ओके, रेंज की वैल्यू किसके इक्वल है 200 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड, क्या ये 40 आंसर आएगा? इसका आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम है एसर्शन रीजन का, इसमें ध्यान से देखो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी आर कांस्टेंट, ये बात तो सही है कि लीनियर स्पीड v तो कांस्टेंट होती है, स्पीड की बात बोला, वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड क्या होता है कांस्टेंट, और ओमेगा वेक्टर है लेकिन ओमेगा कांस्टेंट होता है क्योंकि एक्सियल वेक्टर इसकी डायरेक्शन ऊपर या नीचे की तरफ होगी, कुछ ऐसा अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल हो रहा है तो ये तो कांस्टेंट है। अ बॉडी कैन मूव ऑन सर्कुलर पाथ विदाउट हैविंग एक्सीलरेशन, अरे नहीं नहीं ये तो पाप है, ये गलत हो गया। इसलिए क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है और आपको पता है कि सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन होता है और इसे क्या बोलते हैं सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन यूसीएम में, इसका मतलब ये गलत है और पहला क्या है सही है। ठीक, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ विद रेडियस r और उसकी वेलोसिटी दे रखी है v, के सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन a है, तो बताओ सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में क्या होता है a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई क्या होता है, और अब मुझे क्या करना है a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर दे रखा है, सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन बताना है जब इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है 2v। भाई साहब जब a की जगह नया एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये 2v का स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या होगा r, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4v स्क्वायर बाई आर, और v स्क्वायर बाई आर तो पुराना एक्सेलरेशन था, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ e, यानी एक्सेलरेशन पहले का कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है, सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील इज 70 रेडियन पर सेकंड इफ द रेडियस ऑफ व्हील इज 0.5 देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हील, भाई क्या ही पूछा है, ध्यान से देख लो। v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, r की वैल्यू कितनी है 0.5 और ये कितना है 70 रेडियन पर सेकंड, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 35 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत आपको? नहीं होनी चाहिए थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32. A particle move in the circle of radius 25 centimeter at the rate of 2 rps revolution per second। तो ये तो rps दे रखा है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, पहले तुम ओमेगा निकालो। ओके, आरपीएस से ओमेगा निकालने का क्या तरीका होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, 2 पाई की जगह अभी पाई ही रख देते हैं और 2 आरपीएस है तो यहाँ से एन की जगह 2, क्या ये 4 पाई रेडियन पर सेकंड, पहले मैंने ओमेगा को जिस वैल्यू में चाहिए था जिस यूनिट में वो मैंने निकाल लिया है। ठीक, और फिर हमें क्या पूछा गया है एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर भी होता है और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी होता है। ओमेगा किसके इक्वल है 4 पाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, रेडियस बताओ कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को 1/4 मीटर लिखते हैं, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4 पाई स्क्वायर और इसकी यूनिट किसमें हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है इतना? ठीक, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल निकालना है, चार ऑप्शन को पढ़ रहे हैं साइन कॉस के टर्म में है। ठीक, तो सबसे पहला एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना आसान होता है, हम वही करने वाले हैं। ओके, हम पहले निकालेंगे वेक्टर ए और बी का डॉट। ओके, ए और बी का जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये बताओ, ये 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 3 का 3 में, 4 का 2 में, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8 प्लस 3 इंटू 3 कितना होगा 9 प्लस आगे बढ़ते हैं 2 इंटू 4 ये किसके इक्वल होगा 8। ये बताओ ये किसके इक्वल हो गया, क्या ये 8 प्लस 9 ये 25 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, क्या ये अंडर रूट 29 आएगा। ओके, सिमिलरली बी को सॉल्व करोगे ना तो कोफिशिएंट सेम है तो ये भी अंडर रूट 29 आएगा। सोचो अगर मैं cos थीटा निकालूं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल,
cos थीटा क्या होता है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 25 ऑन अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 क्या ये अंडर रूट हट जाएगा और 29 की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा में, है कि नहीं? तो 25/29 cos इनवर्स में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपके पास कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा? थर्ड। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम है, अ पर्सन स्विम्स एट 135 डिग्री टू द करंट ऑफ रिवर टू रीच डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, रेशियो बताना है पर्सन की स्पीड टू द स्टिल वाटर। ध्यान से देखना, बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। सपोज करो कि ये आपका रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, और रिवर कुछ यू स्पीड से फ्लो कर रही है। कब? ओके, यहाँ पे रिवर यू स्पीड से फ्लो कर रही है और मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। देखो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, विद द फ्लो ऑफ रिवर नेट वेलोसिटी इधर होगी और कहीं आप डाउनस्ट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पहुंचना है। इसका मतलब है कि हम लोग को कुछ इस एंगल पे चलना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ से दे रहा है कि स्ट्रीम से 135 है, तो यहाँ से मान के चलो 45 डिग्री होगी, है कि नहीं? ओके, ये v है और इसका u है। तो काम करो, इस v के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो इसको पार कराएगा और एक इधर की तरफ होगा। इसको हम v sin 45 लिखेंगे, ठीक है, जो कि अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर है। और ये वैल्यू रिवर के स्पीड के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमें ना नेट डिस्प्लेसमेंट इधर चाहिए ना इधर चाहिए, हमें सीधा जाना है। तो ये दोनों वेलोसिटी आपस में क्या होनी चाहिए? सेम। अगर आप सीधा सीधा पार करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? v इंटू 1/√2 इक्वल टू u। मुझे रेशियो निकालना है v बाई u, ये इसकी किसके इक्वल होगा? √2/1। तो रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? √2:1। समझ पाए? ओके, पर्सन की स्पीड ज्यादा होगी तो √2 पहले होगा। ओके, √2/1। ये पर्सन टू रिवर है, रिवर टू पर्सन पूछता तो 1:√2 हो जाता। ओके, चलो अब आगे के बारे में बात करते हैं। A car and truck start moving in the same straight line at the same instant of time from the same point। चलो कोई बात नहीं। कार मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। ओके, ट्रक स्टार्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम बिफोर द ट्रक कैचेस द कार? मतलब दोनों का पोजीशन क्या होना चाहिए? सेम। ये बताओ, कार कितना दूर गया? x इज इक्वल टू यू, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो किसी t टाइम में 40 इंटू टी चलेगा, हाँ या नहीं? ओके, और उतने ही टाइम में ये आपका स्टार्ट फ्रॉम द 50 इंटू टी एंड ट्रक स्टार्ट विद कांस्टेंट। ये तो मतलब टाइम इसका क्या है? इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो, केवल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से जब चलेगा, इसकी इसकी भी डिस्टेंस होगी हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? 4 इंटू क्या होगा? टी का स्क्वायर। मैंने दोनों एक्स को इसलिए बराबर किया कि दोनों मिल गए तो एक ही पोजीशन पे होंगे। जब एक ही पोजीशन पे होंगे तो इसको सॉल्व कर लो। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, टी से एक टी कैंसिल हो गया और टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ये 20 सेकंड के आसपास आ रहा है। ओके, तो 20 सेकंड पे आपके दोनों कार और जो ट्रक है वो दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भाई कन्वर्जन का क्वेश्चन है क्या? हाँ, बोला क्या आ गया है कि एक कोई फोर्स है और उसकी वैल्यू है 109 इन अनदर सिस्टम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें एमकेएस, अच्छा, केजी मीटर और मिनट दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगा? देखो एक काम करते हैं, फोर्स का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होता है? ये होता है m/l/t - 2। ये तो सबको पता है। तो मुझे नए सिस्टम में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो n2 इक्वल टू n1। आप याद करो, हम लोग ऐसे ही कन्वर्जन करते हैं, m1/m2 इंटू l1/l2 इंटू क्या होगा? t1/t2, और इसकी पावर किसके इक्वल होने वाली है? -2। कुछ ऐसा ही तो होता है। ठीक, अब सुनो, हमें जो पुराना सिस्टम है वो हमारा सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। उसमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? तो मैं ऐसे लिखता हूँ, n2 इज इक्वल टू n1 की जगह है 100। ठीक, m1 मतलब मास की पहली यूनिट डाइन डाइन, यानी सीजीएस सिस्टम में मास क्या होता है? 1 ग्राम। मास क्या होता है? 1 ग्राम। और जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें मास की यूनिट है केजी, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1 केजी, ऐसा लिखेंगे। ओके, इनटू सी, उसके बाद L1/L2। L1/L2 का सिंपल सा मतलब है, L1 तो लेंथ है ना? तो लेंथ की यूनिट है पहले वाले में सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मीटर। ओके, और उसके बाद हम लोग के पास क्या है? टाइम के बारे में बात करनी है। ओके, टाइम में गेम क्या है कि सीजीएस सिस्टम में, ये डाइन वाले सिस्टम में टाइम का यूनिट होता है 1 सेकेंड, और इस वाले सिस्टम में आपके पास मिनट दिया है, यानी मिनट का मतलब है
कि यहाँ पे क्या होगा 60 सेकेंड, फिर ऐसे लिख दो और इसकी पावर क्या है -2। अब तुम इसको रख के सॉल्व करो, इस 1 केजी को 1000 ग्राम लिखो। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 1/1000। एक तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू सेंटीमीटर, और ये तो ये 1 अपॉन किसके इक्वल हो गया 100 इंटू 1/60 पावर -2 यानी 60 पावर 2, तो पूरी 60 को ऊपर लेके जाओ, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे। या ध्यान से देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 60 ये कैंसिल हो गया, ये जीरो, तो ये 36/10, क्या ये 3.6 आ जाएगा, है कि नहीं? ओके, तो ये मेथड होता है आपको क्वेश्चन को जब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में जाते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 विच वन हैज द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। एक बात बताओ, सुनो, वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन सबका तो सेम होता है। वर्क, एनर्जी और टॉर्क सबका सेम होता है, केवल अलग कौन है, पावर। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो डायमेंशन के प्रॉब्लम है और इसमें दिया गया है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वी नॉट इज कांस्टेंट, अल्फा भी अलग चीज कांस्टेंट है। हमें पूछा क्या गया है, डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड अल्फा। एक बात सोचो, अल्फा इंटू टी दे रखा है ई की पावर में, तो जो अल्फा होगा क्या ये 1/t होगा, और इसका मतलब इसकी डायमेंशन होगी टी की पावर -1। टी की पावर क्या होगी -1, तो यहाँ पे टी की पावर -1 है, यहाँ तो सही नहीं, केवल पहला और दूसरा में से कोई एक आंसर होगा। बात करनी है हम लोग को वी नॉट की। ये बताओ वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स होगा ना, ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई चला जाएगा यहाँ पे। अब अल्फा इंटू एक्स होगा, अल्फा तो टी माइनस वन है और एक्स का लेंथ होगा LT-1, एक तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। LT-1 m तो है नहीं, ये LT-1 केवल कौन सा आंसर सही है, पहला सही है आपके लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब बहुत सारे एनर्जी की यूनिट होने वाली है। तो न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है ना, ये एनर्जी की यूनिट है, ये तो एनर्जी की यूनिट है। ओके, वॉट इंटू सेकेंड, पावर इंटू टाइम, ये भी क्या होता है, एनर्जी। ये भी सही है। जूल खुद क्या है, जूल खुद एनर्जी, न्यूटन मीटर ही क्या होता है, जूल, तो ये भी सही है। तो ये सही है, तो गलत क्या होगा, गलत सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड, यानी ये मास इनटू वेलोसिटी है, केजी मीटर पर सेकंड, ये तो मोमेंटम होता है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 40 देखो, इसमें दे रखा है कि फंडामेंटल्स यूनिट हैं, एज्यूम टू बी, देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास विल बी। एक बात सोचो, फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म के मास में क्या रिलेशन है। एक काम करते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़े हम लोग, M L T-2, ये पढ़े हैं ना। तो तुम M को निकाल दो, M इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, F/L T-2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, FL-1 T2, सिंपल, खत्म हुआ। एफ इज M इक्वल टू FL, इसको ऐसे लिखना होगा, FL-1 T2, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, FL-1 T2, FL-1 T2 कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 41 देखो, इसमें गेम क्या है, डेंसिटी की यूनिट दे रखी है इतना, सीजीएस में ग्राम पर सीसी में दे रखा है, एसआई सिस्टम में दे बताना है। ये बताओ 1 ग्राम पर सीसी क्या होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यही होता है ना, 1000 पर केजी पर मीटर क्यूब। इसमें 1000 से गुना कर दो, आ जाएगा आंसर 625। क्लियर, खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो 42 परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास 2 है और स्पीड में कितना है 3, और आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ mv²। ये बताओ, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन स्पीड, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। परसेंटेज एरर इन मास कितना है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 इंटू टी 6, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 8% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। ये बताइए, ये 223.023, इसमें तो सारे नंबर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे तो 5 हो गया, पहले में 5 हो गया। ओके, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। दूसरे में ध्यान से देखो, दूसरे में 1 होगा, क्योंकि आगे के जो जीरो होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये तो गलत है, 5 1 5 1। लास्ट वाले को देखते हैं,
लास्ट वाले में केवल भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंट नोटेशन होता है तो इस 10 की पावर को छोड़ते हैं और ये फाइनल टर्म ही आपको बताता है क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो 512 है, आपका आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया गया है। ओके, तो आपसे पूछा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। भाई डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसकी एरिया ही तो निकालोगे ग्राफ की। वीटी ग्राफ की एरिया क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस किसके इक्वल है, 0 to 4 का बेस कितना होगा 4, और हाइट कितनी है 8। आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 16 मीटर। और आप ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास, सेकंड। क्लियर हुआ, ओके आगे बढ़ते हैं। 45, 45 में ऐसा दिया हुआ कि बॉडी मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब चल चल रहा है और चलता ही जा रहा है। किसी इंस्टेंट पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो बराबर होगा ना। जब 1D मोशन होता है, पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता है, मुड़ेगा भी नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास कौन सा है, थर्ड। चलो अब आगे देखते हैं। अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन path, it return to the straight starting point after 10 सेकंड। मतलब कहीं एक जगह से चला होगा और घूमकर 1D मोशन करते हुए फिर से वहीं आ गया। क्लियर, ये ओवरलैप्ड होगा बट मैंने ऐसे बनाया है। ओके, आफ्टर 10 सेकंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इज 30 मीटर। ओके, तो टोटल 30 मीटर चला, मतलब मान के चलो 15 मीटर आगे गया फिर 15 मीटर वापस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल इज फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ये तो सही है, जहां से चले वहीं आगे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस 30 बाई टोटल टाइम 10, तो 30 बाई 10 करोगे तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया गलत। और मुझसे पूछा क्या है कि गलत कौन है, इसका मतलब थर्ड ही गलत है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसे। ओके, चलो नेक्स्ट। देखो भाई, हमने किसी स्पीड से पार्टिकल को दो अलग अलग एंगल पे लॉन्च किया और उसके रेंज सेम है, तो इसका हमको प्रॉपर्टी पता है कि उन दोनों का जो सम होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमको ऑप्शन देखो, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बराबर नहीं होगा, दो एंगल का सम। काम करते हैं, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा दोनों बराबर होते हैं ना। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, ये देखो एक बॉम्बर प्लेन है विच मूव हॉरिजॉन्टल विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड और इट स्ट्राइक द ग्राउंड 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद स्ट्राइक करता है, तो एंगल बताना है। ये बताओ जब बॉम्ब ऐसे गिरेगा तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी tan थीटा वी वाई इक्वल टू जी टी होगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन से गिरेगा तो जी टी होगा, जी कितना है 10 और टाइम कितना है 10। क्या ये 100 मीटर पर सेकंड से गिरेगा, ये वर्टिकल स्पीड है। और हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल आपका वही रहेगा 500 मीटर पर सेकंड। और मुझे बताना है कि एंगल वो कितना होगा हॉरिजॉन्टल से। ये बताओ tan थीटा इक्वल टू, आप पढ़े हो वी वाई बाई क्या होगा वी एक्स। वी वाई किसके इक्वल है 100 और वी एक्स किसके इक्वल है 500, है कि नहीं। ओके, वी एक्स किसके इक्वल है 500, इसको सॉल्व करो 1/5 आएगा, तो tan थीटा 1/5, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/5। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो फॉर्मूला पूछ लिया, है कि नहीं। ओके, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि किसी पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कर रहा है ए से, ओके, तो इसका मतलब है कि ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, तो नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एटी स्क्वायर और प्लस क्या होता है ए सी स्क्वायर, यही होता है। एटी की जगह किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर, और ए सी किसके इक्वल होता है वी स्क्वायर बाई आर, और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। तो वी पावर 4 होना चाहिए आर पावर 2, वी पावर 4 आर पाई 2 और ए स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। ओके, सेंटर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 50। बोला क्या गया है, अ विंड इज ब्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड व्हिच कॉजेस रेन टू फॉल एट सम एंगल। ओके, विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ साइक्लिस्ट ड्राइव सो दैट द रेन अपीयर्स वर्टिकल, गिरता है, सिंपल सी बात है। एक काम करते हैं, रेन जो है ना, उसकी अगर हम उसके बारे में बात करें कि रेन किस डायरेक्शन में गिर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपको वेलोसिटी बतानी होगी। एक काम करो, रेन मान लो ऐसे सामने से गिर रहा है कि ऐसा रेन की वेलोसिटी है, तो जो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर की तरफ होगा,
इसका हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट है कि नहीं? ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेन का है और जो पर्सन का है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो ये और ये मिलके कैंसिल होंगे और नेट वेलोसिटी आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो स्पीड निकालो एट सम एंगल विद वर्टिकल। व्हाट वेलोसिटी शुड अ साइक्लिस्ट ड्राइव सो दैट द रेन अपीयर्स वर्टिकल टू हिम? ओके, तो देखो विंड इज ब्लोइंग, तो अच्छा देखो जिधर विंड ब्लो कर रहा है, विंड की जो डायरेक्शन है, विंड की जो डायरेक्शन है, जो स्पीड है उतनी स्पीड पर्सन की होनी चाहिए, क्योंकि इसकी इसकी और ये हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों की बराबर है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2 मीटर ही होना चाहिए। ओके, और अब हमें बात किसकी करनी है? डायरेक्शन की। एक बात बताओ, विंड किस डायरेक्शन में चल रहा है? विंड चल रहा है आपका नॉर्थ में। विंड किधर की तरफ चल रहा है? नॉर्थ। तो ऐसा समझो कि जो रेन है वो नॉर्थ, जैसे रेन आपका नॉर्थ से आ रहा है, तो इस तरीके से रेन ऐसे गिर रहा है। आप भी अगर इसी डायरेक्शन में चलते हैं सेम स्पीड से, तो आपको उस विंड का कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना, है कि नहीं? ओके, तो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन और रेन की डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 2 है और आंसर किसकी तरफ है? नॉर्थ की तरफ। क्लियर है इतना? ओके, चलो ये रहा पूरा आपका डिस्कशन। पेपर बहुत ही ईज़ी था, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन वाइज़ तो कुछ था नहीं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली बार। थैंक यू।